नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को मरहम लगाने का काम किया है। करोड़ों की धनराशि की बड़ी सहायता दी गई है। सीएम ने लाखों किसानों का मुआवजा भी दिया। बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। 964 करोड़ की आर्थिक मदद ये दी गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फूड के पैकेट भी बांटे गए हैं, राशन के पैकेट ये बांटे गए हैं ताकि इस परेशानी को कम किया जा सके। तो फिलहाल बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फूड पैकेट ये बांटे गए हैं। खुद मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण भी किया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। करोड़ों की धनराशि की सहायता ये दी गई है। सीएम ने लाखों किसानों का मुआवजा भी दे दिया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित फसलों के लिए धनराशि भी आवंटित की गई है। 964 करोड़ की आर्थिक मदद भी ये दी गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बकायदा राशन के पैकेट भी बांटे गए हैं। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनके आशियाने उजड़ गए हैं, उनको भी ये आर्थिक सहायता दी गई है। आगे बढ़ते, भारी बारिश के चलते पूरे प्रदेश में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बाढ़ जैसे हालात हैं, कहीं बाढ़ की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे में शहरों में जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो से जनता टीवी की रिपोर्ट आप देखिए। में हुए बेसमेंट कांड के बाद अगर बात की जाए तो हर जिले के जिला अधिकारी व वहां के संबंधित अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिया गया है कि बेसमेंटों में होने वाली सुविधाओं के बारे में आप लोग जाके मौके की जांच पड़ताल करें। वहीं समय हम मौजूद हैं रायबरेली के आरडीए कॉम्प्लेक्स परिसर में और यहाँ पे बेसमेंट में काफ़ी लोग अपना व्यवसाय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तस्वीरों में, आप देखिएगा कि इस बेसमेंट में कितना ज़्यादा जल भराव बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, इसी आरडीए कॉम्प्लेक्स के ही ऊपर यहाँ के सारे आला अधिकारी बैठते हैं, लेकिन उनको बेसमेंट में चाहे वो व्यवसायी हों या दुकानदार हों, उनकी समस्या नहीं दिखाई देती। ये देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है। दुकानदार हो या आम आदमी हो, यहाँ आता है, लगातार परेशान होता है। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए आला अधिकारी अपने एसी के कमरे से बाहर निकल के इन लोगों की समस्या देखना नहीं मुनासिब समझते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये यहाँ क्या करने आए हैं और ये जल भराव की स्थिति कब से। भैया अपना नाम और परिचय बता दीजिए। पंकज गुप्ता मेरा नाम है। हमारी एक शॉप नंबर 15 है। हम यहाँ, हमारा परमानेंट आना रहता है और ये समस्या कई सालों से चल रही है। जैसे बारिश होती है तभी समस्या आ जाती है। अच्छा, आरडीए के अधिकारी भी ऊपर बैठते हैं, क्या कोई यहाँ देखने सुनने नहीं आता है? कोई नहीं आता। मैडम जब भी आती हैं, डीएम मैडम आती हैं, यहाँ नीचे आती ही नहीं। उनको यहाँ आने ही नहीं दिया जाता। कभी आरडीए की जो सचिव वगैरह हैं, रोजाना वो आती हैं, रोजाना देखती हैं। नीचे कभी आती नहीं, बेसमेंट में कभी आती नहीं। हम लोगों ने कई बार कंप्लेन किया। अच्छा, कितने लोग यहाँ रोजाना आते होंगे बेसमेंट में? सैकड़ों लोग आते हैं। बगल में हमारे डॉक्टर साहब त्रिवेदी जी हैं, अल्ट्रासाउंड केंद्र है, तो यहाँ पे पूरे जिले से लोग आते हैं, आसपास के जिले के लोग आते हैं। लेकिन जल भराव पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये एक युवा है, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है? सतीश यादव। ये कहाँ पे खड़े हैं इस समय? आरडीए में। क्या समस्या है यहाँ पे? ये पानी बारिश का भरा हुआ है, निकल नहीं पा रहा। हमारा ऑफिस भी यहीं पे, 8-10 दिन से पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में कैसे आ जा रहे हैं? कंप्लेन भी कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई देखने नहीं आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। जैसे कि ये यहाँ पे इन लोगों का ऑफिस है, इन लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से यहाँ पे जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद आरडीए में बैठे हुए आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां आम आदमी अपना मकान या कुछ बनवाता है तो आरडीए के ही अधिकारी द्वारा वहां पे पहुंच के छापेमारी की जाती है और लोगों को बताया जाता है कि ये मानक के विपरीत है। अगर ये मानक के हिसाब से आरडीए कॉम्प्लेक्स बना है तो इसमें इतनी ज़्यादा जल भराव की समस्या बनी हुई है और फिर भी आला अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आरडीए के अधिकारियों के ऊपर भी सवालिया निशान उठाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार खबर दिखाए जाने के बाद क्या आरडीए के आला अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद खुलती है या नहीं खुलती है, तो आने वाला समय ही तय करेगा। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिसको पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस घटना को लेकर लोग हाथों में पोस्टर लेकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन से भी हस्तक्षेप करने की मांग की जा रही है।
बांग्लादेश पर तख्ता पलट होने के बाद जहां हिंदुओं पे अत्याचार होने के कई वीडियो सामने आए, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अब प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी आग अब प्रयागराज भी पहुंची और प्रयागराज में आज कई समुदाय के लोग आज सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के पास पहुंचे हैं। बता दें, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और सिख समुदाय के लोग और हिंदू समुदाय के लोग संयुक्त पहुंचे हैं और साथ ही वो संयुक्त राष्ट्र से मांग कर रहे हैं कि इस पे हस्तक्षेप किया जाए और हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर मुस्लिम है, आप लोग यहाँ पर आए हैं, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? ये जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उसको बंद करने के लिए है। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों में आग लगाया जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है, उनको घसीट घसीट के मारा जाए। ये गलत चीज है, ये सब होना नहीं चाहिए। नारी का सम्मान करना चाहिए। देखिए, और लोग से बात करेंगे। आज हम लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, उनके धार्मिक स्थल, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, विशेषकर जो महिलाओं का बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो बहुत ही शर्मिंदा के योग्य है। और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से और संयुक्त राष्ट्र से अपील करता हूं कि बांग्लादेश में हस्तक्षेप करें, वहां नारी का जो इज्जत है, सम्मान है, उसको बचाएं, जिससे विश्व में एक अच्छा संदेश जा सके। मैं सरदार पतविंदर सिंह। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की बेटी भी है जो हाथ में पोस्टर लिए, हम आपको दिखाएंगे। इस पर लिखा है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय और मुस्लिम और अन्य लोग मंदिरों की रक्षा करें। और साथ ही इन्होंने जो मांग की है, हम पूछते हैं ये जो मांग आपने पोस्टर में की, क्या इसका मैसेज दे रहे हैं? हम किसी भी धर्म, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, देश तो अपना है और देश में 4 जातियां हमारी बसती हैं, इसलिए सम्मान तो सभी का करना जरूरी है। और सभी धर्म के अपने अलग अलग पूजनीय होते हैं जिसको हम मानते हैं, इसलिए न मंदिर से कोई छेड़छाड़ करे, न मस्जिद से करे, न ईसा धर्म, मतलब किसी भी धर्म से कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। सबका अपना धर्म है। देखिए, इनका कहना था मैसेज कि किसी भी धर्म से छेड़छाड़ नहीं चाहिए। आज आप लोग विरोध करें, क्या मांग ये कि जो महिलाओं के साथ या तो और किसी के साथ जो ऐसा हो रहा है वो बंद करना चाहिए। पहले तो हम हिंदू हैं और हिंदू ही हैं और हिंदू सबसे शक्ति है। और जैसे बांग्लादेश ने एक साबित भी कर दिया है हिंदुओं को बाहर निकाल के, सबसे बड़ी जीत हमारी यही है कि सारे हिंदू हमारे भाई एक हो गए और ये होना भी चाहिए। हम सब एक हैं, ये हिंदुस्तान है हमारा, हमारे सब में भाई। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ये है कि जो वहाँ ऐसा हो रहा है वो बंद किया जाए। देखिए, जिस तरह से इनकी मांगे हैं कि संयुक्त राष्ट्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ हो रही है, वो सारी चीज बंद होनी चाहिए। इसी को लेकर आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ है और इनकी मांग है कि अगर आगे ऐसा नहीं होता तो इनके प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। एक समय था यहाँ के हथकरघे से बुने कपड़ों की नेपाल में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इन कपड़ों से नेपाली टोपी, नेपाली महिलाओं के वस्त्र, जूते और साथ ही पर्स नेपाल में ही बनाए जाते थे और अच्छा खासी कमाई भी हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में हाथों से बने अब इन कपड़ों की कदरदान ना के बराबर हो रही है, जिसको लेकर जनता टीवी की टीम गोरखपुर पहुंची है। गोरखनाथ इलाके की गलियों में पहुंची और बुजुर्ग बुनकरों से उनके हालात भी पूछे हैं। मेरा कोई कदरदान न मिलता है अब यहाँ, बाजार तो सजा है दिल बहलाने को, लेकिन रूहे तासीर के लिए अब कोई सामान न मिलता। हम मौजूद हैं गोरखपुर के पुराने, यानी गोरखपुर, और यहाँ पे आप देखेंगे रसूलपुर है ये, और पूरी तरीके से ये हाथों से, यानी हाथों से यहाँ बाकायदे मशीनें हैं जो हथकरघा से बनाया जाता है। तमाम यहाँ पे कपड़े हैं जो नेपाल जाती थी कभी, यानी कि ये आप देखेंगे मशीनें हैं और यहाँ पे तमाम बुजुर्ग हैं जो काम करते हैं, अपने हाथों की कला पूरी तरीके से उखेरते हैं। आज ये माहौल यहाँ पे हो गया है कि ये कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है और अब इसके कदरदान धीरे धीरे कम जा रहे हैं। आप देखेंगे ये मशीनें हैं जो पुरानी हथकरघा मशीनें हैं, यहाँ पे कभी नौजवान काम करते थे और अच्छा खासा रकम कमाते थे। आप देखेंगे ये नेपाली कपड़ा है, आप यहाँ पे देखेंगे ये नेपाली कपड़ा है। इसी नेपाली कपड़े से ढाका टोपी, जो कभी बांग्लादेश में ढाका टोपी नाम हुआ करता था, वो इंडिया में ये मशीनें लग गई, ये पुरानी हथकरघा मशीनें, और पूरी तरीके से यहाँ से बनकर ये कपड़े तैयार होकर नेपाल जाती थी और नेपाल में अच्छा खासा इसकी डिमांड थी और इस कपड़े से तमाम वहाँ पे पहनने के लिए भी कपड़े बनाए जाते थे, टोपी भी बनता था और खास तौर से जूती भी बनता था। लेकिन आज के
समय में ये पूरी तरीके से कारोबार ठप हो गया है, यानी कि इसके कदरदान पूरी तरीके से कम हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तमाम आधुनिक मशीनें लग गई हैं, लाखों रुपए की मशीनें लग गई हैं, जिससे हथकरघा उद्योग पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। यहाँ पे पूरी तरीके से अब टाइम पास होता है। यहाँ पे जो करता धरता है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एक समय में जो डिमांड थी यहाँ पे, वो डिमांड अब क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कभी यहाँ पे भीड़ लगती थी, आज यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा है। जो काम भी कर रहे हैं वो बुजुर्ग हैं। हाँ, बुजुर्ग है। हमारा नाम मोहम्मद असीम है, रसूलपुर वाले गोरखपुर का रहने वाला हूँ। ये जो कारखाना है ऑलरेडी पहले तो बहुत चलता हुआ था, मजे से डिमांड थी इसकी नेपाल में, लेकिन जब आधुनिक इसमें आ गया लूज उनसे तो तैयार जैसे ज्यादा होने लगा, इसकी डिमांड कम हो गई, सस्ता पड़ने लगा। ये हाथ से बनता है तो इसमें ज्यादा समय लगता है, ये ऑलरेडी इसमें कास्ट ज्यादा पड़ती है, तो इस कास्ट की वजह से इसकी जो बिक्री जो है कम हो गई और लूम का जो है उससे ज्यादा माल तैयार होता है। इसी वजह से इसकी डिमांड ज्यादा, इसमें जो है मजदूरी भी कम पड़ गई है, मतलब बिकना भी कम हो गया। इसी वजह से धीरे धीरे कम हो गया ये। हाँ, अब ये जो है जो भी यहाँ पे काम करते हैं वो खाली टाइम पास के लिए अपना उनका साग सब्जी का हो जाए, जो भी लड़का है वो लोग दूसरा काम कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कोई नौजवान नहीं दिख रहा। हम देख रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो 50-55 से एवं ही हैं, ऊपर के ही लोग हैं। नौजवान जो आपके लड़के हैं वो कहाँ चले गए, क्या हो गया? ऐसा कि इसमें तो कोई अब मार्जिन रह नहीं गई है, इससे परिवार चलने वाला नहीं है। इसी वजह से अब जो भी बुजुर्ग काम कर रहे हैं वो अपने लड़कन को कोई दूसरे काम में लगा दिए हैं, जिससे आय बढ़े। इससे कोई काम होना नहीं है हर तरीके से ना। अगर इससे काम पहले होता था तो लड़कन भी यही काम करते थे, जैसे हम लोग के बाप दादा भी काम किए हैं, अब हम लोग भी यही अभी तक हम लोग करते आए हैं। लेकिन ये कि कम हो रहा था, अब लड़कन जो भी हम लोग के हैं अब दूसरे काम में हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि 2 मीटर कपड़ा आप यहाँ पे बनाए या 10 मीटर मान लीजिए कपड़ा बनाए, वो कितना देर लगता है? आधुनिक जो मशीनें आ गई हैं उसमें कितना समय लगता है? पैसे का कितना अंतर है? इसमें जो है कहा था कि जो हाथ से बनता है तो 1 मीटर मान लीजिए 4 घंटा में बन जाएगा, या दिन भर में 2 मीटर बनेगा, और 20 मीटर 30 मीटर आधुनिक जो है बनाती है। हाँ, तो उसका तो कास्ट वैसे ऑलरेडी कम पड़ जाता है। एक ही लेबर 2 मशीन चला लेता है, इसमें एक लेबर एक मजदूर एक ही चलाएगा। तो इसी वजह से जो है वो जो है वो चाहे दुकानदार को या मतलब ग्राहक को वो सस्ता पड़ता है। इसी वजह से ये महंगा पड़ने लगता है, इसी वजह से इसका जो है कदर कम हो गया है। लेकिन आज भी जो हक करके के चाहत वाले हैं कि हम गरीबी आदमी जो बिल है उसी को हम लेंगे तो लेते हैं वो लोग, महंगा नहीं देखते हैं। वो देखते हैं कि इसमें कलाकारी जो है हाथी वाले में है। वो तो मशीन से कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि मजदूर आदमी है, इस सांस तक अपना मेहनत करता है, बच्चों को खिलाता है, तो ये माल वो खरीदते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम है, इसी वजह से अभी जो हक करके जो है धीरे धीरे कम हो रही है। और इसी वजह से अब सरकार भी इसमें कुछ ध्यान दिया है, जो ऑलरेडी पॉलून के लिए और जो है करता थोड़ा सा स्कीम लाए हैं। हथकरघा मुख्यमंत्री हथकरघा पॉलून योजना लाए हैं, उसमें जिससे उसमें पॉलून के लिए वो देंगे, कुछ पैसा दे रहे, जैसे मान लिया 1.5 लाख का लूम है। जैसे कि जो आधुनिक मशीनें हैं उसके लिए सरकार व्यवस्था तो की है, लेकिन हाथों की जो कला थी, जो हाथ से बनाया जाता था, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यही है अपना का तो। अब सरकार अब उसमें अनुदान भी दे रही है, लेकिन ये अब जो इसको चलाने वाला उसके बाद। अच्छा, हाथ से जो बनती है और जो मशीन से, उस कपड़े में कितना अंतर बहुत रहता है। ऐसा ही है कि जो मशीन से बनती है वो तो आप 1 मीटर लीजिएगा तो छोटा हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये छोटा नहीं होगा। आप 1 मीटर लीजिएगा तो 1 ही मीटर रहेगा। ये हर जगह पूरा घुस जाता है, जिसे जगह जगह इसमें कहीं फुफरा नहीं पाइएगा। लेकिन जो मशीन से चलता है उसमें फुफरा रहता है, खूबसूरती भी रहती है। इसमें खूबसूरती भी रहती है। इसमें जितना डिजाइन चाहिए हाथ से आप बना लीजिए। अब इसमें टाइम लगता है, पॉलूम वाले में तो सादे भी चलता है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं, इधर कुछ लोग हैं। ये देखिए चाचा जी हैं, आपको मैं दिखाऊंगा कि ये देखिए सब लोग बुजुर्ग लोग ही हैं यहाँ पे, जो अपना एक तरह से टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ पे नौजवान लड़के पूरी तरीके से दिख नहीं रहे हैं।
बात करेंगे यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, चाचा जी काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे चाचा, कितना पहले में और अब में कितना अंतर हो गया? और आप बस टाइम पास कर रहे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। हमारे लगाकर दूसरा काम कर रहे हैं। इसमें नहीं है कोई रकम नहीं है, न कोई परिवार इसमें है। इससे खर्चा चल रहा है? कोई नहीं चल रहा है। दवा ववा कैसे चला लेते हैं। हाँ, दवा ववा खरीद लेते हैं, बस चाय है, दवा है, बस और रोटी नहीं खरीद पाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लगभग 150 रुपया इनके हिसाब से, क्या बता रहे थे आप? दिन भर काम करते हैं, 8-10 घंटा करते हैं, 140 रुपये मिलता है। 2 मीटर 1.5 मीटर बिनते हैं, उसे काम चलेगा। सब्जी नहीं हो पाएगा, चाय पानी खत्म हो जाता है घर में। परिवार यानी हाथों की कला अब खत्म हो चुकी है। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से जो हाथों की कला थी, जिसके वजह से नेपाल में तमाम कपड़े यहाँ से जाते थे और पूरी तरीके से वो उसकी डिमांड कम हो गई है, उसके कदरदान कम हो गए हैं। जो नौजवान थे उन्होंने पूरी तरीके से इस रास्ते को चेंज कर लिया, दूसरे व्यापार में आ गए। तो कहीं ना कहीं जो हाथों की कला थी वो पूरी तरीके से अब डूबती हुई नजर आ रही है, खत्म होती हुई नजर आ रही है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले बाय इलेक्शन पर टिकी है। यह रिपोर्ट आप देखिए। उपचुनाव की परीक्षा, कौन होगा पास? चुनावी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? उपचुनाव, योगी सरकार कितनी तैयार? अखिलेश राहुल की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल? चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी को 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किस विधानसभा सीट पर किन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी? मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक को मिली जिम्मेदारी। कुंद्रा विधानसभा सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को मिली जिम्मेदारी। गाजियाबाद सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी को मिली जिम्मेदारी। करहल सीट जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजील पाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। सिसामऊ सीट सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई जिम्मेदारी। फूलपुर सीट राकेश सचान, दयाशंकर सिंह को मिली जिम्मेदारी। मिल्कीपुर सीट सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा को मिली जिम्मेदारी। कटहरी सीट स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। मंझवा सीट अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है।
हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर भी माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही उपचुनाव में उतरेगा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 सीटों में से सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी के विजय रथ को झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी का मैजिक बरकरार रहेगा या बीजेपी उस मैजिक को खत्म कर पाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।